वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरे। बोला कि हर मसल जो होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बना होता है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। और ये जो जो हमने ऊपर फाइबर्स के बारे में पढ़ा, ये खुद भी बहुत सारे फाइन फाइबर्स से बने होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन। जो मसल फाइबर्स होते हैं जिनके बारे में हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ये मसल फाइबर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट हो जाते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? जब इन्हें कोई स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन क्या होता है? एनीथिंग दैट ट्रिगर टू डू सम वर्क। कोई चीज जब ट्रिगर करती है वर्क करने के लिए तो उसे हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो जब मसल फाइबर्स को कोई स्टिमुलेशन मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में जब वो रिस्पॉन्स करता है उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो जाता है एंड देन रिलैक्स, और फिर वापस से रिलैक्स हो जाता है, मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेता है एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। और वापस से वो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाता है जैसे कि पहले वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में था, जिस तरह से वो पहले था। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। ये जो एक्शंस हैं, इससे क्या होता है, जो बॉडी होती है अपने आप को, जो एनवायरमेंट में चेंजेस हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करती है एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इससे बॉडी के वेरियस पार्ट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन में मेंटेन रहते हैं। इन जनरल मसल्स पे एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। नॉर्मली इसमें हमें क्या बोला है कि मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो ये मसल्स हैं 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो सबसे पहले हमारे पास है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इज टिश्यू। जो स्केलेटल मसल है ये एक टिश्यू है, इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन। ये क्लोजली अटैच होती है स्केलेटल बोन से। जो स्केलेटल मसल टिश्यू है वो क्लोजली अटैच होती है स्केलेटल बोन से। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। बोला कि हम टिपिकली कोई एक मसल की बात करें जिसमें हमने बाइसेप्स ले लिए हैं, तो उसमें जो स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स होते हैं वो उनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बंडल्स वो गुच्छे में होते हैं, और गुच्छे जो होते हैं उनके जो बंडल्स होते हैं वो पैरेलल आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि आपको 7.7 ए में दिखाया हुआ है। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of the muscle fiber। और एक टफ शीथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो इन सभी बंडल्स को एनक्लोज करके रखती है। ये हैं स्ट्रक्चर्स मसल टिश्यूज की। तो सबसे पहला है स्केलेटल मसल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। देखिए ये पैरेलली अरेंज्ड है, सिलेंड्रिकल शेप्ड हैं। उसके बाद आते हैं स्मूथ मसल टिश्यूज, और उसके बाद आते हैं हमारे पास कार्डियक मसल टिश्यू। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल्स फाइबर्स। तो देखिए स्मूथ मसल फाइबर्स के बारे में। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर्स एट बोथ एंड्स एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। बोला जो ये हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, जो ऊपर डायग्राम आपको दिख रही है, ये टेपर्स होते हैं, मतलब वो साइड से दोनों साइड्स हैं उसकी, वहां से वो कोनिकल शेप्स में होते हैं, टेपरिंग हुई होती है। बोथ एंड से फ्यूजिफॉर्म शेप में होते हैं एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। जैसे हमें स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस, ये जो आपको लाइनें दिखाई रही है इनको स्ट्राइएशंस बोलते हैं, शो हो रही हैं, बट हमारे पास स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्राइएशंस शो नहीं होती है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो बोला जो सेल जंक्शंस होते हैं वो इनको होल्ड करके रखते हैं आपस में, और ये जो बंडल्स होते हैं इनको कनेक्टिव शीथ के अंदर ये आपस में इकट्ठे रहते हैं। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन such as blood vessels, stomach and intestine contain this type of muscle tissue। बोला कि जो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स, इंपॉर्टेंट है कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल में
जैसे कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, एज देयर फंक्शनिंग नॉट टू बी डायरेक्टली कंट्रोल। जो ये होते हैं ये अपने आप वर्क करते हैं, इनके जो फंक्शन होता है ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं होता है। वी यूजुअली आर नॉट बी एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscle। बोला कि जैसे हम skeletal muscle को अगर हमारे ब्रेन में चल रहा है कि हमने ये काम करना है, तो skeletal muscle के थ्रू हम skeletal muscles जो होते हैं वो सोचने से भी चल सकती हैं, बट जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे सोचने से, थिंकिंग से ना कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना ये रिलैक्स होंगे। नेक्स्ट है कार्डियक मसल टिश्यू। Cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together। बोला कि जो कार्डियक मसल टिश्यूज होते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, सेल जंक्शंस में, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द, और जो कार्डियक मसल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके साथ ये फ्यूज होते हैं, एंड मेक देम स्टिकी टुगेदर। और ये इनको, जिनके सेल्स होते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल होते हैं इनको स्टिकी बना के रखते हैं ताकि वो आपस में जुड़े रहें। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क जिनको हम बोलते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जहां पे, जैसे कि यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम लिया हुआ है, ये फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं, अलाउ करते हैं सेल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, मतलब पूरी यूनिट की तरह ये एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एक सेल भी सिग्नल रिसीव करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इट्स नेबर सेल्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं, उन्हें भी ट्रिगर मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू exerts and great control over the body's responsiveness to changing conditions। बोला जो न्यूरल टिश्यू होता है वो उसका ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है बॉडी की जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है अपनी एनवायरमेंट की एनवायरमेंट में जो जितने भी चेंजिंग कंडीशंस होते हैं उसके प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स का जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है वो किसका होता है, न्यूरल टिश्यू का। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो मेनली वर्क करते हैं, वो एक यूनिट है न्यूरल सिस्टम के, आर एक्साइटेबल सेल्स। यही जो न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स ही एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं और सिग्नल को आगे एक्सटेंड करते हैं। The neuroglia cells which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons। और जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं न्यूरल सिस्टम में वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। बोला हमारी बॉडी में क्या है, 1/2 जितना भी वॉल्यूम है हमारी बॉडी का वो न्यूरोग्लिया ही बनाते हैं। तो यहाँ बताया टोटली कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो 2 तरह के सेल से बना होता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और जो न्यूरोग्लिया होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करते हैं। When a neuron is suitably stimulated, जब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, ये सुटेबली स्टिमुलेट होते हैं, इनको ट्रिगर किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है which swiftly travels along its plasma membrane, जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू इजिली ट्रेवल होती है। Arrival of the disturbance at the neurons ending or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of the adjacent neuron। बोला कि जैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ये न्यूरॉन्स की एंडिंग तक पहुंचता है जो कि आउटपुट जोन होता है, ये नेक्स्ट ट्रिगर करता है, नेक्स्ट सेल्स को, जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होता है उनको ट्रिगर करता है स्टिमुलेशन को आगे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, एंड अदर सेल्स को वो ट्रिगर करता है।
नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। बोला जितने भी बेसिक टिश्यूज का ऊपर हमने मेंशन किया, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वो सब ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं। विच इन टर्न्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और ये सब ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सच ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द मिलियंस ऑफ द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। बोला कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होती है मोर एफिशिएंट वर्क करने के लिए और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द, जिससे क्या होता है जितने भी सभी मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं उनमें आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है और वो एक्टिवली वर्क करते हैं। ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द टिश्यू। बोला हमारा ऑर्गन जितने भी, हर जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो एक से ज्यादा टिश्यू का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारा हार्ट ही 4 टाइप ऑफ टिश्यू का बना हुआ है। For example, epithelial, connective, muscular and neural. We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible ट्रेंड्स। बोला कि अगर हम ध्यान से पढ़ें, वी ऑल्सो नोटिस, हमने नोटिस किया है कि अगर केयरफुल स्टडी करें इन ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, तो ये एक डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड, मतलब ये एक ट्रेंड शो करते हैं। दिस डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। और ये जो डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड है ये एक्चुअली एवोल्यूशनरी ट्रेंड है एंड आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द 3 ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। तो आगे इन्होंने डिफरेंट 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी शो की हुई है, जिससे हमें उनका एवोल्यूशनरी लेवल पता लग जाएगा। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द, अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। जितना भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देखते हैं, एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स होते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स दिस। ये जो मॉर्फोलॉजी होती है इसका एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स होते हैं प्लांट्स और माइक्रोब्स में। इन केस ऑफ एनिमल दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन एनिमल्स में ये हम एक्सटर्नल बॉडी के बारे में नहीं बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी को। ये किसी उसके जो एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके ऑर्गन का जो एक्सटर्नल, तो ये जो मॉर्फोलॉजी होती है एनिमल्स में, उसका मतलब होता है कि हम ऑर्गन की एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। और जो एनिमल्स जो वर्ड है एनाटॉमी, तो आपको पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फर्दर स्टडी के लिए कि एनाटॉमी क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। तो जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स में, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। यू विल लर्न मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग रिप्रेजेंट द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की, जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं।